पिछले अध्याय में हमने लोगों ने पढ़ चुका था कि कैसे लोग कहाँ कहाँ लोग खेती करते थे, कैसे लोग पालतू जानवरों को पालतू जानवर पाला था और कहाँ कहाँ खेती किया था। आज के अध्याय में कुछ नया जानेंगे। तो पिछले अध्याय अगर पिछले पार्ट आप नहीं देखे हैं तो पहले पिछला पार्ट देख लीजिए, जिसे सीरीज से आप देखेंगे ना तो अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। सिंधु इसकी सहायक नदियों में हो जाएगा हमारा सिंधु की सहायक नदी। अगर मैं ऐसे बताऊंगा डिटेल से तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। सिंधु की सहायक नदी जो है चिनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज है। अगर पूछ दे कि सिंधु की सहायक नदी कौन है, 3 ही 5 है सिंधु की सहायक नदी। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सहायक नदी उन्हें कहा जाता है जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कितने साल पहले? तो सिंधु की सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे कब हुआ? तो 2500 वर्ष पूर्व। गंगा इसकी सहायक नदियों सोन का पता लगाओ। सोन जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है, या मध्य प्रदेश में है, या महाकाल श्रेणी का भाग है। अगर आप डीप में जाएंगे तो बहुत डीपली हो जाएगा, तो इसके जो पार्ट में है वही एनसीईआरटी के हिसाब से ही लेके चलता हूँ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है। गंगा के दक्षिण में जो क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्र को, ऐसे है गंगा इधर है उत्तरी बिहार, इधर है दक्षिणी बिहार, यही क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता है। मगध जो था उस समय प्राचीन काल में शक्तिशाली था। शक्तिशाली होने का कारण ये था कि यहाँ के जो राजा थे जो बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, और ये लोग गंगा के नदी के किनारे थी तो सभी चीज़ें उपलब्ध थी। वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक जो थे बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य स्थापित की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। हाँ, एक हिस्से से दूसरे तक ही यात्रा किया करते थे लोग। खाने के लिए तलाश करते थे, रहने के लिए कहीं बाढ़ सुखाड़ आ गया तो वो लोग अपना जो स्थान थे परिवर्तन करते रहते थे, स्थानांतरित होते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ी, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये लोग ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र में विजय हासिल करने के लिए जाती थी। सेनाएं भी जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में तो कहीं जहाज़ों की अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने के लिए मिलती थी। अब जाहिर सी बात है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो लोग कुछ अनुकरण करेंगे, ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो नहीं जानते थे और ऐसे कुछ बताएंगे भी। यात्रा लोग क्यों करते थे? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखें। पहाड़ी, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा है। सभी तो वही प्राकृतिक सीमा होती है ना। पहाड़ी जो है, पर्वत में समुद्र है, ये महाद्वीप की उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। हालांकि लोगों के लिए सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर भी कुछ लोग यहाँ आए, वही बस गए। लोगों की इस आवागमन ने हमारी संस्कृति को समृद्ध किया, परंपराओं को समृद्ध किया। बहुत कुछ सीखने को मिला
और वो लोग से भी सीख सकें। कई सौ वर्ष पहले लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे। देश का नाम तो हम लोगों को पता है कि हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया कैसे पड़ा। इसका एक कहानी है, तो उसको हम लोग समझने का काम करते हैं। अपने देश के लिए प्राय हम इंडिया तथा भारत का प्रयोग करते हैं, आज भी करते हैं। हमारे आर्टिकल संविधान में तो यही है कि इंडिया अर्थात भारत नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसका संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। हमारे अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंडोस अथवा इंदोस कहा था। अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में जो स्थित थी उसे भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। पूर्व में कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिमी में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम का प्रयोग पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में किस लिए किया जाता था, तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 2500 वर्ष पूर्व कहानी कीर्ति ऋग्वेद में मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि भारत का नाम, हम लोगों ने पढ़ा कि सिंधु की सहायक नदियां के किनारे आरंभिक नगर फले फूले और 2500 वर्ष पूर्व गंगा के किनारे कुछ नगर मिले। गंगा किनारे गंगा की सहायक नदी सोन जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक पहाड़ी से एक और जो नदी है नर्मदा में निकलती है, नर्मदा। तो गंगा के किनारे भी गंगा के दक्षिण में उस समय शक्तिशाली मगध हुआ करता था। गंगा के दक्षिण में मगध शक्तिशाली क्यों हुआ करता था? तो यहाँ के राजाओं के कारण, वहाँ गंगा के नदी के किनारे होने के कारण वहाँ पर बहुत सारी संसाधनों की कमी नहीं थी। लोहे का भी वहाँ पर था और यातायात के लिए साधन भी मिल जाया करते थे। और उसके बाद बहुत से क्षेत्रों में ऐसे शक्तिशाली क्षेत्र उत्पन्न हुए।